नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री हैं। उन्होंने झांसी की रानी कविता लिख करके आजादी के दीवानों को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को और उनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में हो गई। उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह से होने के बाद वे जबलपुर आ गई और 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार भाग लेने वाली कोई महिला के रूप में वो सामने आती हैं। उनकी जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। झांसी की रानी कविता का पाठ शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी भारतवर्ष चाहे पुराना हो लेकिन उसमें एक बार फिर से जवानी आ गई थी, क्योंकि भारतवर्ष एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उसकी तरफ लेखिका इशारा कर रही है। और राजवंशों की भ्रुकुटियां टेढ़ी हो गई थी, यानी राजवंश जो है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी वो हमारे राज्यों को हड़पने की थी, इसीलिए राजवंशों की भ्रुकुटियां या बोहें टेढ़ी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह इस कविता की टैगलाइन है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह इस कविता में बार बार आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हरबोला क्या होता है। बुंदेलखंड में ऐसे लोग जो राजा की विरुदावली गाते हैं, राजा की यश और कीर्ति का बखान करते हैं, उनको हरबोला बोला जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती हैं कि बुंदेलखंड के वो लोग जो राजा की विरुदावली गाते थे, उनके मुंह से हमने ये सुना है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो राजवंश खड़े हो गए, वो पुराने राजा थे, वो तलवार उनकी पुरानी थी, लेकिन उनका क्रोध और उनका गुस्सा नया था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। आमतौर पर एक छोटी बच्ची की क्रियाकलाप और खेल के अंदर गुड्डा गुड्डी उसके खिलौने होते हैं, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही ढाल, कृपाण, बर्छी और तलवार से खेलना उसने शुरू किया था और वह नाना के साथ खेली थी, पढ़ी थी। और कानपुर के नाना की वह मुंह बोली बहन थी, जो जिसको वो छबीली कह करके बुलाते थे। आगे बात करते हैं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी, महाराष्ट्र के वीर शिवाजी की यश और गाथाओं को उन्होंने पढ़ा था, इसलिए महाराष्ट्र के वीर शिवाजी उनके आदर्श पुरुष थे और उनकी प्रेरणा से वह आगे बढ़ रही थी। आगे देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। कवित्री कहती है कि पता नहीं है वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लेकिन स्वयं वीरता की अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और जब वो तलवारों के वार करती थी तो मराठे आनंदित हो उठते थे कि ऐसी तेजस्वी महारानी हमें मिली है जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत रखती है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। महारानी क्या करती थी? नकली युद्ध की व्यूह रचना करती थी, शिकार करती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना, दुर्गों को तोड़ना, यह उनके क्रियाकलाप होते थे। छोटी उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने यह सब सीख लिया था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी है वो भी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी का बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। वीरता का वैभव के साथ विवाह होगा। कवित्री कहती हैं
कि लक्ष्मीबाई वीर थी और उनकी जो रियासत थी, जहां उनकी रिश्ता हुआ था, सगाई हुई थी, झांसी, वह वैभवशाली इतिहास और धन्य धान्य से परिपूर्ण रियासत थी। इसीलिए वीरता की वैभव के साथ सगाई होना सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। ये राजमहल में बधाइयों का तांता लग जाता है और झांसी में खुशियां छा जाती हैं और बुंदेलखंड के जो विराट और महान योद्धा थे, उनकी यश और कीर्ति गाथा की भांति लक्ष्मीबाई झांसी में पधारी थी। आगे देखते हैं। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस प्रकार से अर्जुन को चित्रा प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई प्राप्त हुई थी। और यह बात कवित्री कहती है कि हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। अब विधि के विधान के अनुसार रानी विधवा हो जाती है और कवित्री कहती है कि विधि को इस पर दया नहीं आई, रानी विधवा हो जाती है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। रानी शोक में डूब गई और राजा जी निसंतान ही स्वर्ग सिधार गए। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और कवित्री कहती है कि बुंदेले हर बोलों ने ये हमें सुनाया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब देखिए किस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत झांसी के ऊपर अपनी पैनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। जब ये पता चला कि झांसी के महाराजा का निधन हो गया है, तो डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत में, वो बहुत खुश हुए और डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। और उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यानी देशी रियासतों को हड़पने की नीति है, उसके कारण वे विशेष रूप से कुख्यात रहे। आगे देखते हैं कविता में। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। ब्रिटिश राज ने ये ठान लिया कि झांसी लावारिस हो गई है और अब हम उसके वारिस हैं, और उन्होंने अपना झंडा झांसी के ऊपर टांग दिया। आगे। अश्रु पूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। रानी अभी आंसू पूछ ही रही थी, महाराजा के निधन का शोक मना ही रही थी कि डलहौजी ने तुरंत वहां आकर के अपना झंडा फहरा दिया। तो अश्रुपूर्ण रानी ने ये देखा कि झांसी वीरानी हो गई है। यानी इसके दो अर्थ हैं, एक तो झांसी वीरान हो गई है और एक वीरानी का अर्थ होता है दूसरे की, यानी झांसी पर दूसरे का कब्जा हो गया है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। और ये फिरंगी जो है, अंग्रेज जो है, फिरंगी का मतलब अंग्रेज, ये अनुनय विनय नहीं सुनता है। महारानी ने निवेदन किया कि हमारी रियासत को माफ कर दीजिए, हमारी रियासत को हमें वापस लौटा दीजिए, लेकिन फिरंगी अनुनय विनय नहीं सुनता है। व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया। अब कवित्री उस दौर को याद करती हैं जब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहली बार आते हैं और ये कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हमें व्यापार करने की अनुमति दीजिए, और वहां से व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं। तो ये वही फिरंगी हैं जो व्यापार करने की नीयति से भारत में आते हैं और किस तरह के क्रियाकलाप करने लगते हैं। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। और डलहौजी के आते आते ब्रिटिश हुकूमत ने पैर पसार लिए पूरी तरह से। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, और वो किसी की नहीं सुनता था, राजाओं को और नवाबों को भी कुछ नहीं समझता था, पैरों की ठोकरों में रखता था। रानी दासी बनी, बनी वह दासी अब महरानी थी। और जो रानी थी वह दासी बन गई। दासी के बाद में उनकी स्थिति और भी बदतर होती चली गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बढ़ते हैं। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। अब
कवित्री बताती हैं कि किस प्रकार से डलहौजी ने पैर पसारने शुरू कर दिए। राजधानी दिल्ली छिन गई और लखनऊ भी बातों बातों में अंग्रेजों ने छीन लिया और पेशवा को कैद करके बिठूर में रख दिया और नागपुर पर भी हमला कर दिया गया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की तो बिसात ही क्या है, सिंध, पंजाब और बर्मा तक वज्रपात होने लगा, यानी ताबड़तोड़ हमले होने लगे। बंगाल, मद्रास आदि की अभी तो यही कहानी थी, और बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखा हार। अब हालात ये आ गई कि रानी रानीवासों के अंदर परेशान है, बेगम भी गमगीन माहौल में रह रही हैं, उनके कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में सरेआम बिक रहे हैं, बोलियां लग रही हैं, यानी उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के ले लो नौलखा हार, ये कह करके बोली लगाई जाती थी। ऐसे दुर्दिन भारतवर्ष के आ गए थे। कवित्री बताती हैं, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो पर्दे में रहने वाली स्त्रियां थी, वो पर्दा उनका हट चुका था और उनकी नीलामी सारे बाजार होने लग रही थी, उनके गहने और उनके कपड़े नीलाम हो रहे थे। और यह बात कवित्री कहती है कि हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जो झोंपड़ी में रहने वाला था, वो बहुत भयंकर पीड़ा झेल रहा था, क्योंकि गुलामी के दौरान उसको भी खाने के लिए अनाज नहीं था। देश के कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे और सारी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों ने तबाह कर दी थी। और महलों में आहत अपमान, और महलों में रहने वाले राजा और रानियां, उनका भी अपमान हो रहा था, उनके अहम को चूर चूर किया गया था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीरता से लड़ने वाले सैनिक थे, जिनके कई पीढ़ियां वीरता की लड़ाई लड़ते लड़ते आए थे, वे भी बहुत ज्यादा अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, नाना धुंध पंत युद्ध के लिए अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए सब सामान जुटा रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान, और बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध करने का आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ संपन्न, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आजादी की लड़ाई का यज्ञ प्रारंभ हो गया, सोई हुई ज्योति फिर से जगने लगी, और बुंदेले हर बोले इस बात को बताते हैं। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने आग दे दी और झोंपड़ी वालों ने उस ज्वाला को और अधिक सुलगा दिया, यानी सब, महल में रहने वाला भी और गरीब आदमी जो झोंपड़ी में रहता है, वो भी सब इकट्ठे होकर अंग्रेज और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गए। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई। यह स्वतंत्रता की चिंगारी स्वतः स्फूर्त थी और ये लोगों के अंदर से आई थी। जो वो कष्ट और पीड़ा झेल रहे थे, उस कष्ट और पीड़ा की वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। झांसी चेती, यानी झांसी सचेत हो गई, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। झांसी में, दिल्ली में, लखनऊ में, सब जगह ये चेतना आ गई कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना है, उनसे आजाद होना है। और मेरठ, कानपुर, पटना, सब जगह 1857 की धूम मचने लग गई। अंग्रेजों को मारा जाने लगा, उनको खदेड़ा जाने लगा। जब्बलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। कुछ कुछ हलचल कवित्री कहती है कि जब्बलपुर में और कोल्हापुर में भी शुरू हो गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि ये बात हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, और इस भारतवर्ष की स्वतंत्रता संग्राम की वेदी में बहुत सारे वीर पुरुष, कवित्री कहती हैं, काम आए। नाना धुंध पंत नहीं रहे, तात्या टोपे नहीं रहे, चतुर अजमुल्ला शहीद हो गए, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। अहमद शाह मौलवी शहीद हुए, ठाकुर कुंवर सिंह शहीद हो गए,
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। और कवित्री कहती हैं कि इन अमर शहीदों के नाम भारत के इतिहास में सदैव स्मरण किए जाएंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि आज हमने उन आजादी के दीवानों के योगदान को भुला दिया, लेकिन आज जुर्म कहलाती, आज उनकी जो आजादी की लड़ाई थी वो जुर्म कहलाती है। देश में ऐसे लोग हैं जो आजादी के दीवानों का भी यदा कदा अपमान कर जाते हैं, या कहने का भाव यह है कि हमने उनको भुला दिया है। उनके सपनों का जो भारत बनना चाहिए था वो न बना करके हम भ्रष्टाचार, दुराचार आदि में संलिप्त हो गए हैं। उसकी पीड़ा भी कवित्री यहाँ प्रकट कर रही है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। हम जो ये शहीद लोग थे, इनकी गाथाओं को छोड़ करके झांसी के मैदानों में आ गए, जहां लक्ष्मीबाई खड़ी है मर्दानी बनी हुई मर्दों के बीच में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वाकर अंग्रेज अधिकारी आकर के जवानों में आगे बढ़ता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, भयंकर युद्ध हुआ वाकर के बीच में और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। लेफ्टिनेंट वाकर बड़ा हैरान हुआ कि किस प्रकार की औरत है ये, स्त्री होकर के इतनी वीरता के साथ लड़ रही है, और वो भाग पड़ा। रानी पीछे और वाकर आगे। हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। रानी बड़ी कालपी आई, कर सौ मील निरंतर पार। सैकड़ों मील पार करके रानी कालपी पहुंच जाती है। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। और घोड़ा क्योंकि बहुत लंबी यात्रा के बाद थक चुका था, इसलिए तत्काल स्वर्ग सिधार गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। और यमुना के तट पर फिर युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार का मुंह देखना पड़ा अंग्रेजों को। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। विजय होकर के रानी यमुना के तट से आगे बढ़ गई और ग्वालियर पर आकर के जो सिंधिया जहां शासन करते थे उस पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और सिंधिया जो अंग्रेजों के मित्र थे, 1857 की क्रांति में सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्होंने राजधानी छोड़ दी और वहां से भाग उठे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई। रानी को विजय मिली, यमुना के तट पर विजय मिली, ग्वालियर में ये विजय मिली, लेकिन फिर से अंग्रेज इकट्ठा होकर के आ गए थे रानी के खिलाफ। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। और इस बार जनरल स्मिथ आया था लड़ने के लिए महारानी से। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचानी थी। कान्हा और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कान्हा और मंदिरा दो बहादुर स्त्रियां रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी, उनका साथ दिया, उन्होंने भी भारी धूम मचाई और अंग्रेजों को जबरदस्त तरीके से मारा। आगे कवित्री बताती हैं, पर पीछे ह्यूरोज आ गया। अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज पीछे से आ गए। हाय घिरी अब रानी थी, और रानी चारों तरफ से घिर गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। तब भी रानी ने मार काट करके और उस सैन्य से दूर चल तब भी रानी मार काट करके उस सैन्य अभियान से दूर चल दी थी। किंतु सामने नाला आया था, अब संकट विषम अपार। लेकिन सामने एक नाला आ जाता है, घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। और नया घोड़ा था, रानी का घोड़ा जो है नाला पार नहीं कर पाया था, इतनी देर में पीछे से शत्रु आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। अकेली रानी और बहुत सारे शत्रु यानी धर्म विरुद्ध युद्ध हो रहा था। घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। उसे तो वीर गति पानी थी, कवित्री कहती है। वो तो बनी ही इसीलिए थी कि देश के दीवानों में एक चिंगारी जगा सके। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी सिधार गई, स्वर्गवासी हो गई, अब चिता पर उसकी दिव्य सवारी निकल रही है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज, इसी नाम से सुधा चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी ने उनकी जीवनी लिखी है, मिला तेज से तेज।
वह सच्ची अधिकारी थी, वो तेज की अधिकारी थी, उसके अंदर एक चमक थी, एक दिव्य चमक थी, वह उसकी अधिकारिणी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में महारानी शहीद हो गई, और वह सामान्य मनुज नहीं थी, वो अवतारी देवी थी। कवित्री कहती हैं, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। हमको वो जीवित करने आई थी, हमें अपना गौरव याद दिलाने आई थी, हमें सोते से जगाने आई थी, और वो मनुज नहीं अवतारी महिला थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, हमको वो पथ दिखा गई और अपनी सीख दे गई। वो जो सिखाना चाहती थी वो करके चली गई। बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। और अब कृतज्ञ भारत की ओर से रानी प्रतिज्ञा लेती हैं कि आओ रानी, हम तुम्हें याद रखेंगे। जब तक इस ये देश रहेगा, जब तक भारतवर्ष का नाम रहेगा, तब तक रानी लक्ष्मीबाई का नाम गौरव से लिया जाएगा। यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी प्रतिज्ञा में कहती हैं। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। ये तेरा जो बलिदान है ये खाली नहीं जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। ये तेरा बलिदान जो है स्वतंत्रता की चिंगारी जगाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे इतिहास चुप हो जाए और चाहे फांसी लग जाए सच्चाई के, हो मदमाती विजय, और चाहे मदमाती हुई विजय हो जाए शत्रु की, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, और चाहे वो शत्रु झांसी को गोलों से मिटा दे, फिर भी आप याद रहेंगी, जनता आपको याद रखेगी। तेरा स्मारक तू ही होगी। तेरे किसी स्मारक की जरूरत नहीं महारानी, तेरी मूर्ति लगाने की, घोड़े के ऊपर सवार हाथ में तलवार लेकर के लगाने की जरूरत नहीं है। तू तो लोगों के दिलों में राज करती है और उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो स्मारक अटल है, सुदृढ़ है, सदा बना रहेगा। लोगों की स्मृति पटल में जो स्मारक बन गया है तेरा, वो हमेशा बना रहेगा। तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। ये कविता यही खत्म होती है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।